चलिए जी, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व किए, तो देखते हैं वो क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये था, C6H5CH2Cl तथा C6H5CHCl C6H5 जलीय केवच शीघ्रता से जलपीड़ित कौन होगा? इन दोनों में से कौन केवच के साथ शीघ्रता से क्रिया करेगा? केवच के जलीय केवच के साथ क्रिया करके सीधी सी बात क्या बनेंगे? अल्कोहल, यानी अभिक्रिया क्या होगी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बात करते हैं यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए बेंजीन वाला है यहाँ पर, इसका मतलब हमें यहाँ पर कार्ब धनाइन का स्थायित्व देखना है। ठीक है, त्रिविम बाधा का नहीं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट चलेगा? SN1 का। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं Cl को हटाऊं तो यहाँ पर ये कार्ब धनाइन बनता है। बताइए कार्ब धनाइन कौन सा डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। बेंजीन वाले C6H5 का मतलब वाले हो गया। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है CH2 प्लस, कौन सा डिग्री का कार्ब धनाइन हो गया? ये 1 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, जैसे ही अगर मैं यहाँ से Cl को हटाऊंगा तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस। दो बेंजीन वाले हैं, दो बेंजीन वाले, हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। CH इसके ऊपर प्लस और एक बेंजीन वाले यहाँ, तो बताइए कौन सा डिग्री का है? 2 डिग्री का। सबसे अधिक कार्ब धनाइन कौन सा स्थायी होता है? 2 डिग्री का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला। ये शीघ्रता से क्या होगा? जलपीड़ित। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था NCERT का, ये भी NCERT का क्वेश्चन था। प्राथमिक एल्किल हैलाइड अणुसूत्र आपको दे रखा था C4H9Br का एल्कोहलिक KOH में अभिक्रिया द्वारा यौगिक ख देता है। अब देखिए यहां पर C4H9Br, इसके दो अणुसूत्र हो सकते हैं। पहला तो ये CH3 CH2 CH2 CH2Br, देख लीजिए सेम अणुसूत्र है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है और एक ब्रोमीन है, चेक कर सकते हैं। या फिर इसका ये भी हो सकता है CH3 CH CH3 CH2Br, ये भी बना सकते हैं। प्राथमिक की बात की है इसने, ठीक है, एक प्राथमिक एल्किल हैलाइड, तो ये भी 1 डिग्री का है और ये भी कौन सा डिग्री का है? 1 डिग्री का है। चलिए जी आगे चलते हैं। आगे ये कहता है कि ये जो क है ये अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करता है। याद कीजिए अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? एल्कीन बनती है। तो ये कहता है कि ये अल्कोहलिक KOH में अभिक्रिया द्वारा यौगिक ख देता है। मैं दोनों की क्रिया करवा रहा हूं, एक अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है और ये कार्बन कौन सा हो गया? बीटा कार्बन। अल्फा से ब्रोमीन जाएगा हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और अगर मैं इसकी क्रिया कराऊं अल्कोहलिक KOH से, हेलोजन जिस कार्बन पर है वो कार्बन हो गया अल्फा, इसके पास वाला हो जाएगा बीटा, यही होगा। सॉल्व करते हैं यहाँ पर, यहां से निकालते हैं हाइड्रोजन CH3C, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, मैथिल यहाँ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा? CH2, ठीक है। क है, क से ये कह रहा है ख बनता है। अभी दो बन रहे हमारे पास में, ख कौन सा होगा आगे चेक करते हैं एक बार। फिर ये कहता है कि यौगिक जो ख बना है वह HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक ग देता है। दोनों की क्रिया करवाता हूं मैं HBr से। चलिए इसकी क्रिया मैंने करवा दी HBr से। अभी मैंने इसको ख मान रखा है, इसको भी ख मान रखा है। पूरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। HBr के साथ क्रिया करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा पेरोक्साइड की उपस्थिति में, हालांकि इसमें पेरोक्साइड दे नहीं रखा, लेकिन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। मिस प्रिंटिंग होगा शायद, देखते हैं यहाँ पर। तो Br का लगेगा यहाँ, H का लगेगा यहाँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CHBr CH3, ठीक है, यही होगा। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? न्यूनतम होगी।
सॉरी उत्तम होगी, पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, इसका मतलब पेरोक्साइड नहीं दे रखा है, यहाँ पर हटा दीजिए पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड नहीं दे रखा तो इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ का नियम। तो क्वेश्चन जब मैंने आपको दिया था उस समय मैंने पेरोक्साइड नहीं बोला था, इसमें लिखा हुआ भी नहीं है पेरोक्साइड, तो इसका मतलब पेरोक्साइड नहीं बोला था मैंने, केवल HBr दे रखा है। इसका मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम कब लगता है? जब HBr और पेरोक्साइड दोनों दे रखे हो, केवल HBr दे रखा है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी, तो हाइड्रोजन यहाँ पर न्यूनतम है, यहाँ Br लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा? H लगेगा। यहाँ पर भी अभिक्रिया करवाते हैं हम लोग HBr के साथ, ये HBr के साथ। तो Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है यहाँ, और H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ। तो ये बनेगा CHC CBr, यहाँ पर हो जाएगा CHC, यहाँ हो जाएगा CHC। इसको भी मैं ग मान लेता हूँ, इसको भी मैंने ग मान लिया। एक्चुअली में ख कौन सा है, एक्चुअली में ग कौन सा अभी पता चल जाएगा। फिर आगे कहता है ये जो ग बना है ये यौगिक क का समावयवी है। ग है, ये भी ग माना मैंने इसको, इसको भी ग माना है, तो कैसे मैच करवाते हैं? क कौन सा था हमारा? ये क यही था, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसका समावयवी है। तो ठीक है, समावयवी है, ये भी समावयवी है, ये भी समावयवी हो, दोनों ही समावयवी है। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं? जब यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से करवाई जाती है, यौगिक क की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक ग बनता है। यौगिक ग, यौगिक ग बनता है किसकी क्रिया? क की क्रिया। क ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा है वो अभी हमें पता लगाना है। क ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो ये कह रहा है कि यौगिक क है, इसकी क्रिया सोडियम धातु से करवाते हैं तो यौगिक ग प्राप्त होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कह रहा है यहाँ पर, जो कि ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये है ब्यूटिल ब्रोमाइड, यानी ये कह रहा है कि ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ब्यूटिल ब्रोमाइड से क्रिया करवाएंगे तो उत्पाद कुछ और बनेगा। तो इसका मतलब क जो था वो ये है, ये ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं है। ये कौन सा है? आइसोब्यूटिल है ना, आइसोब्यूटिल, आइसो समूह है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका मतलब क ये है, ये क है, इससे जो बना है वो ख है, इससे जो बना है वो क्या है? ग। और इसी का की बात कर रहा है कि सोडियम धातु से क्रिया करवाओ, तो चलो करवाते हैं क्रिया। CHC CH, CHC CH2Br। कितने अणु लूंगा इसके मैं? 2 अणु लूंगा। तो चलो दूसरा अणु लेता हूं मैं, ये सोडियम धातु Br CH2 CH CHC CHC, यहाँ से 2NaBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ से देखो क्या बनता है? CHC CH CHC CH2 CH2 CH CHC CHC, ये बन गया हमारा घर, जिसका अणुसूत्र चेक कर सकते हो, C8H18 है। ये अणुसूत्र दे रखा है C8H18, ये वाला। तो यहाँ पर पता चलता है आपको कि ये घ बन रहा है। अगर IUPAC नाम देखा जाए इसका, तो नंबरिंग करते हैं, 1 समान है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की संख्या बन रही है। IUPAC नाम यहाँ पर 2 के ऊपर और 5 के ऊपर मैथिल है, तो IUPAC नाम हो जाएगा 2,5 डाई मैथिल। 6 कार्बन की संख्या है तो हेक्सेन, ये इसका IUPAC नाम। वापस समझते हैं, देखिए क्या कह रही है। हालांकि इसको इसने लाइन बहुत लेट दी, पहली लाइन इसको ये डालनी चाहिए थी कि क है वो ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं हो सकता। तो देखिए उसने कहा अणुसूत्र है C4H9Br, क दे दिया। अब इस अणुसूत्र प्राथमिक एल्किल हैलाइड इसने बोला है, इसका मतलब 1 डिग्री का होगा, तो 1 डिग्री का ये भी है, 1 डिग्री का ये भी है। तो यहाँ पर इसको ये लाइन यहीं पर दे देनी चाहिए थी कि ये ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं हो सकता। तो ये ब्यूटिल ब्रोमाइड नहीं हो सकता, इसका हमने इसको तो क्रॉस कर दो, तो प्राथमिक ब्रोमाइड एक ही बचता हमारे पास में ये, तो ये क्या मान लिया हमने। इसकी क्रिया एल्कोहलिक KOH से करवाई, एल्कोहलिक KOH में विलोपन होगा, अल्फा से हाइड्रोजन जाएगा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो ख बनता है, ख एल्कीन बनती है। फिर इसकी क्रिया हमने HBr से करवा दी,
तो यहाँ पर पेरोक्साइड नहीं दे रखा तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगाना है। तो Br कहाँ जुड़ेगा था हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम में, Br को यहाँ जोड़ा, H को यहाँ जोड़ा, ये क्या बन गया ग बन गया। अब इसने क्या कहा क और ग एक दूसरे के समावयवी है। तो देखिए क और ग समावयवी है कि नहीं, है दोनों एक दूसरे के समावयवी। समावयवी का मतलब अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न है। देखिए यहाँ पर 1 2 3, अगर मैं इसका आईयूसीएन नाम लिखूं 1 2 3, तो 1 के ऊपर ब्रोमो, 2 के ऊपर मेथिल प्रोपेन, तो नाम क्या होगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। लेकिन अगर मैं इसका आईयूसीएन नाम लिखूं तो काउंटिंग करो 1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो देखो आईयूसीएन नाम में अंतर है, क अलग है और ग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के क्या है समावयवी। फिर ये कहता है कि क है अगर उसकी क्रिया सोडियम धातु से करवाई जाए तो जो उत्पाद प्राप्त होगा वो ब्यूटिल ब्रोमाइड के क्रिया से भिन्न होगा। अगर मैं इसकी क्रिया करवाता सोडियम धातु से तो सोचिए क्या बनता, ये सोडियम धातु ली और ऐसा कैसा एक अणु ले लिया मैंने, वुड्स अभिक्रिया है, ये वुड्स अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, CH2 CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 2NH Br बाहर निकलेगा और ये क्या बन गया CH3 CH2 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 CH3, एक लंबी सीधी श्रृंखला 8 कार्बन की। क्या बोलूंगा मैं इसको ऑक्टेन। यही तो कह रहा है कि ऑक्टेन से भिन्न बनेगा, तो ये ऑक्टेन नहीं बना, ये हमारा हेक्सेन बना है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे घुमा के क्वेश्चन तुम लोगों के आते नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। फिर आगे चलते हैं, अभी मोनोहेलो एल्केन चल रहा है हमारा, हालांकि कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 2 क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मैंने क्वथनाक का बताया था आपको, तो क्वथनाक के अंदर एक और वैरायटी थी, वो बताना भूल गया था। अगर बात की जाए हेलो एल्केन और एल्केन की, तो आपको याद होगा कि हमने एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण किया था। एल्केन था RH, हमने क्या किया था हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन से किया था और यहां पर क्या बन गया था हेलो एल्केन। अब एक क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन और एल्केन, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो किसका क्वथनांक या गलनांक ज्यादा होता है। जैसे मैंने लिया मेथेन, इसी मेथेन से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और एक हेलोजन जोड़ दिया क्लोरीन, और यहां बना दिया मैंने मेथिल क्लोराइड। सेम एल्केन से बना हुआ है, इसका नाम मेथेन हो गया, इसका नाम क्लोरोमेथेन हो गया, मेथेन से मिलके बना है। अब हमसे पूछा जाएगा इन दोनों में से क्वथनांक या गलनांक सबसे अधिक किसका होगा। तो मैंने पहला पॉइंट बताया था क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के, तो सीधा सा पता चल रहा है अणुभार यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया हेलोजन क्लोरीन, जिसका अणुभार हाइड्रोजन से ज्यादा ही होगा, तो यहाँ पर अणुभार ज्यादा होगा, अणुभार अधिक, तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा अधिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनका क्वथनांक और उनका गलनांक होता है वो उच्च होता है अपने पैतृक एल्केन से, पैतृक का मतलब जिनसे उनका निर्माण हुआ है उनसे अधिक है। तो अधिक ही है क्योंकि अणुभार में क्या हो रही है वृद्धि। दूसरा रीजन ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये देखो हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको बताया था 11th क्लास के अंदर, याद कीजिए कि हाइड्रोकार्बन अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, और जो भी अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं उनमें दुर्बल वॉन्डरवॉल्स बल होते हैं, बहुत ही दुर्बल वॉन्डरवॉल्स बल होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कार्बन क्लोरीन की विद्युत अंतर है, क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश, यानी यहाँ पर कौन सा बल एक और लगेगा द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव। मैंने आपको बताया था कि आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश को हम लोग क्या बोलते हैं द्विध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और बल कार्यरत होगा, कौन सा द्विध्रुव आकर्षण बल। वॉन्डरवॉल बल तो लगेगा क्योंकि एल्केन भी तो साथ में है, लेकिन साथ में लगेगा द्विध्रुव आकर्षण बल। इसीलिए हेलो एल्केन का क्वथनांक गलनांक एल्केन की तुलना में क्या होता है उच्च होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, जो आपके नोट्स में ये दे रखा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर। जब द्विध्रुव की बात हो गई है, एक और द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है। काफी क्वेश्चन मैं आपको एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ अच्छी तैयारी के लिए। तो क्वेश्चन ये है
CsCCl मैथिल क्लोराइड, CH2Cl2 ये क्लोरोमेथेन है, क्लोरोमेथेन। ये क्या हो गया, डाइक्लोरोमेथेन। ये क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमेथेन। और ये क्या हो गया, टेट्राक्लोरोमेथेन। द्विध्रुव आगमन का क्रम पूछा गया इसमें पूछा गया कि सबसे अधिक द्विध्रुव आगमन किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, यानी द्विध्रुव आगमन का बढ़ता क्रम पूछा गया। देखिए सबका अगर मैं बात की जाऊं तो कार्बन को मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया बीच में, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। बताइए कितने बंद है इस कार्बन से जुड़े हुए, 3 तो हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, यानी 4 बंद। 4 बंद का मतलब संरचना चतुष्फलकीय संकरण sp3 हो गया। तो जरा चतुष्फलकीय संरचना में बनाता हूं, H और ये Cl। चतुष्फलकीय संरचना मैंने बना दी, सबके बना लेता हूं। यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये Cl, सॉरी 2 Cl है, ये 2 Cl। इसकी बात कर लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, Cl, Cl, Cl। इसकी बात कर लेते हैं, Cl, 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 Cl। इस प्रकार की संरचना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर द्विध्रुव आगमन। याद होगा आपको 11th क्लास में मैंने द्विध्रुव आगमन भी पढ़ाया था। याद एक फेमस क्वेश्चन था वहाँ के NF3 का द्विध्रुव आगमन होता है वो NH3 से कम होता है क्यों, याद आ गया होगा आपको। तो द्विध्रुव आगमन मैंने बताया था, प्रत्येक बंध का द्विध्रुव आगमन निकाल लेते हैं। तो चलो चेक करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन की विद्युतीयता होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। बताइए तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, कार्बन, यानी द्विध्रुव आगमन इस तरफ होगा। बताइए इस बंध के अंदर द्विध्रुव आगमन किस तरफ होगा, कार्बन की तरफ। बताइए इसमें कहाँ होगा, कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ। इसमें इस तरफ कहाँ होगा, क्लोरीन की तरफ, ये क्लोरीन की तरफ। अगर मैं बात की जाऊं नेक्स्ट की CH2Cl2, तो देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन कहाँ पर होगा, कार्बन की तरफ। कहाँ पर होगा, कार्बन की तरफ। कहाँ होगा, क्लोरीन की तरफ। कहाँ होगा, क्लोरीन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं यहाँ पर, किस तरफ होगा, कार्बन की तरफ। किस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। यहाँ क्लोरीन की तरफ, यहाँ पर क्लोरीन की तरफ। आगे बात करता हूँ यहाँ पर, किस तरफ होगा, क्लोरीन। किस तरफ होगा, क्लोरीन। किस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। यहाँ किस तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये जो मैंने संरचना बनाई है 3D के अंदर बनी है, यानी 3 डायरेक्शन के अंदर बनाई है। अगर बोर्ड के तल पर संरचना बनाई जाए तो कुछ इस प्रकार बनती है, CCl, Cl, Cl। इस प्रकार द्विध्रुव आगमन निकालना थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि यहाँ पर एंगल भी आ रहा है, चतुष्फलकीय कोण बन रहा है, 109 डिग्री का एंगल होता है। तो प्रॉपर वे में हम लोग यहाँ पर बता नहीं सकते, लेकिन इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं इजीली। इस बंध की बात करूं मैं, सबसे पहले यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, विद्युतीयता क्लोरीन की अधिक होती है 3, कार्बन की कितनी होती है 2.5। बताओ इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। और यहाँ पर किस तरफ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। ये दोनों बंध एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, अपोजिट। द्विध्रुव आगमन इन दोनों का एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पर नेट द्विध्रुव आगमन कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर मैं इस बंध की बात करूं तो इसका द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा और इसका द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा। तो बताइए यहाँ पर भी म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0। अब सोचने वाली बात है, अगर मैं आगे की तरफ चलूं तो देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है। अगर मैं बनाऊं ये संरचना Cl, Cl, HCl, तो ये वाला बंध तो नष्ट हो जाएगा, होगा। इसका द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा, इसका द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा, ये वाला द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा और ये वाला द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये तो 0 हो गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे। आगे बात समझ में, अभी मैं केवल आपको जोड़ के बता रहा हूं। आगे की तरफ चलते हैं, इस वाले की तरफ। देखिएगा यहाँ पर Cl, H, HCl। अगर मैं बात करूं, ये वाला द्विध्रुव आगमन इस साइड में होगा, ये वाला इस साइड में होगा, ये वाला इस साइड में होगा और ये वाला इस साइड में होगा। तो यहाँ पर ये दोनों इस साइड में जा रहे हैं और ये दोनों इस साइड में जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई एंगल भी इनके बीच में होता है। तो पूरा नेट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा, 0 नहीं बोल सकते। यहाँ पर मैं बात करूं
कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसका द्वितीय आगमन इस साइड में, इसका द्वितीय आगमन इस साइड में, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सामने आ रहे हैं। इसका इस साइड में और इसका इस साइड में, तो यहाँ पर द्वितीय आगमन नेट बचा रहेगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर द्वितीय आगमन ज्यादा होगा। तो अगर द्वितीय आगमन के क्रम की बात की जाए तो सबसे अधिक द्वितीय आगमन होता है यहाँ पर और सबसे कम होता है यहाँ पर। हम लोग सीएल के आधार पर देख सकते हैं कि जितने ज्यादा सीएल होंगे वो उतना ही एक दूसरे को निरस्त करेंगे। 4 सीएल है, 1 2 3 4, तो 4 सीएल है तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे का द्वितीय आगमन नष्ट कर देंगे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखो 1 सीएल कम हो गया, 3 सीएल ही बचे, तो 2 सीएल तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देंगे, लेकिन 1 सीएल फिर भी बचा हुआ है, वो द्वितीय आगमन को लेके जाएगा अपनी तरफ। यहाँ बात करूँ तो क्लोरीन कम हो गया, जितना क्लोरीन कम होगा द्वितीय आगमन उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। और सबसे कम क्लोरीन कहाँ है यहाँ, तो यहाँ सबसे अधिक क्या होगा, द्वितीय आगमन होगा। सबसे अधिक द्वितीय आगमन ही होगा ये क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, क्लोरोफॉर्म, और सबसे कम हो जाएगा CCl4। CCl4 होता है वो अध्रुवीय होता है, अध्रुवीय, नॉन पोलर। इसका द्वितीय आगमन कितना होता है, 0 होता है, इसका कोई द्वितीय आगमन नहीं होता है, 0 होता है बिल्कुल। बाकी सबका द्वितीय आगमन होता है, सबसे अधिक इसका होता है, फिर ये और सबसे कम होता है ये। तो ये इस प्रकार अगर मैं बॉन्ड इन बॉन्ड के आधार पर बताऊं तो मुझे Cl यहाँ पर ऊपर की तरफ लेना पड़ेगा, संरचना के अंदर Cl यहाँ लेना पड़ेगा और Cl यहाँ लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर द्वितीय आगमन इस साइड में होगा, इसका द्वितीय आगमन इस साइड में होगा, यहाँ पर H ले लिया, यहाँ इसका द्वितीय आगमन इस तरफ होगा और इसका द्वितीय आगमन इस तरफ होगा। तो देखिए CH3 Cl ही है या CH3 Cl, तो सारे द्वितीय आगमन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ एंगल पे हैं लेकिन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ है। तो कुल मिलाकर नेट द्वितीय आगमन होगा, नेट वो इन चारों का योगफल होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4। आती है बात समझ में आपको, 11 क्लास में हमने ये पढ़ा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक Cl यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ H लगा दिया, यहाँ पर ये Cl लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला इस तरफ है, ये वाला इस साइड में है, ये वाला इस साइड में और ये वाला इस साइड में, होगा कि नहीं होगा। हाइड्रोजन कार्बन में ये कार्बन की तरफ होगा, यहाँ पर भी कार्बन की तरफ, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ। तो देखिए 1 2 3 बंद तो एक ही तरफ जा रहे हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन एक उसके अपोजिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब म्यू नेट होगा यहाँ पर, वो हो जाएगा μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 माइनस U4, एक कम हो जाएगा, ये वाला एक कम हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको। तो इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पर मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया और क्लोरीन ऊपर की साइड में रख दिया, ये क्लोरीन रख दिया, ठीक है। यहाँ पर द्वितीय आगमन नीचे की साइड में होगा, यहाँ नीचे की साइड में होगा, यहाँ ऊपर की साइड में होगा और यहाँ पर ऊपर की साइड में होगा। तो देखिए 2 Cl है वो कैंसिल कर रहे हैं द्वितीय आगमन, यहाँ पर केवल 1 Cl कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ पर कोई Cl, एक Cl, सारे Cl जो द्वितीय आगमन की दिशा है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर 1 Cl है वो इन तीनों का अपोज कर रहा है, जबकि यहाँ पर 2 Cl है वो इन दोनों का अपोज कर रहे हैं। आगे बात समझ में, इसके आप विपरीत में जा रहे हैं, दोनों Cl की डायरेक्शन विपरीत है इन दोनों के, और यहाँ पर तो चारों एक दूसरे के विपरीत चले गए, ये ऊपर की तरफ है, ये इस साइड में, ये साइड में, ये इस साइड में, तो नेट द्वितीय आगमन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी CBC बोर्ड का क्वेश्चन है, CBC बोर्ड में आता है कि द्वितीय आगमन का क्रम क्या होगा, तो आपके नोट्स के अंदर ये क्या हुआ है। तो ये मोनोहेलो एल्केन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे राजस्थान बोर्ड के हो चाहे CBC बोर्ड के हो, सारे क्वेश्चन मैंने ले चुका हूँ। फिर भी किसी के पास यदि NCERT की बुक है तो क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछ लिए। बाकी राजस्थान बोर्ड में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, SN1 आ गया, SN2 आ गया, इनकी बढ़ती क्रियाशीलता का क्रम आ गया। एक और पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन दे रहा, मैंने आपको IUPAC नाम पूछने को बोला था, मैंने कहा था IUPAC नाम बता दीजिएगा एक तो ये बना था, इसका IUPAC नाम मैंने पूछा था, और एक हमारा ये बना था ये वाला, दोनों के IUPAC नाम मैंने आपसे पूछे थे। देखिए IUPAC नाम क्या होता है।
अगर मैं काउंटिंग करूं, ये एक बहुत ही स्पेशल कंडीशन है, ये ध्यान रखिएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी ये डबल बॉन्ड ना वले का माना जाएगा ना बाहर की साइड का माना जाएगा, बीच के अंदर आ रखा है। अगर ये कंडीशन इस प्रकार होती, CH डबल बॉन्ड CH2, तो कुछ अलग व्यू होता है यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड पूरा ही बाहर की तरफ है, वले से कुछ भी नहीं है इसका संपर्क, लेकिन यहाँ वले के ऊपर भी जुड़ा हुआ है। नंबरिंग करता हूं मैं, पहला देखिए 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की श्रृंखला है। 6 कार्बन की श्रृंखला को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो। और सिंगल बॉन्ड है प्रत्येक कार्बन के बीच, देखो ये कार्बन और ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 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 एकल बंध है। तो मैं इसको साइक्लोहेक्सेन बोलूंगा। अंदर वाले को बात कर रहा हूं मैंने अभी, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन बाहर वाले का क्या, बाहर क्या है, तो बाहर जो भी है वो पहले वाले कार्बन के ऊपर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसके दो नाम हैं, देखिए एक कार्बन है, इसको बोलते हैं मैथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, इन, तो इसका नाम होगा मैथिलीन, 1 मैथिलीन। या फिर एक और नाम है इसका 1 मैथिलीडिन। दो आईयूपीएसी नाम है इसके, मैथिलीन भी बोल सकते हैं और मैथिलीडिन भी बोल सकते हैं। तो कई जगह ये लिखा होता है मैथिलीन, ठीक है, सिंपल नाम है। अगर मैं बात करूं, ये नाम एथिलीन हो जाएगा, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 1 मैथिलीन साइक्लोहेक्सेन। आगे बात समझ में। फिर इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करूंगा, पहला कार्बन इसको दूंगा, इस वाले को, जहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, प्रतिस्थापित भी है, फिर ये दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। आईयूपीएसी नाम होगा 1 मैथिल, 1 के ऊपर मैथिल है, उसके बाद में 6 कार्बन है तो साइक्लो, चक्रीय संरचना है, 6 कार्बन है तो हेक्स, और इन कौन से कार्बन पे है, 1 पर, 1 इन। ये इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल साइक्लोहेक्स 1 इन। तो ये 2 आईयूपीएसी नाम मैंने आपको कहा था कि आप चेक करना और बताना आईयूपीएसी नाम करके मुझे। चलिए एक आईयूपीएसी नाम मैं आपको देता हूँ घर के लिए, सोल्व करना। ये CCl3 CCl, CCl3 CCl, ये आपको सोल्व करना है। आईयूपीएसी नाम लिखना है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, तो आप सोल्व करके मुझे ये भेजिएगा इसका आईयूपीएसी नाम। आगे चलते हैं हम लोग। चलिए एक और दे देता हूँ मैं आईयूपीएसी नाम आपको, ट्राई कर लीजिएगा, आप बताइएगा क्या आंसर होगा। ये एक और ले लीजिएगा, Cl CHI CH2 Cl। चलिए इन तीनों के आईयूपीएसी नाम लिख के भेजने हैं आपको, कोशिश करिएगा आईयूपीएसी नाम लिखने की। चलिए तो ये हमारा क्या था, मोनो हेलो एल्केन। सेकंड पे चलते हैं हम लोग, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन। देखिए हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का मतलब जिसमें हेलोजन की संख्या कितनी होती है, केवल 1। तो उसके निर्माण की विधियां पढ़ी हमने, उसके भौतिक गुण पढ़े, उसके रासायनिक गुण पढ़े। अब हम लोग बात करते हैं डाई हेलो एल्केन। सीधी सी बात है कि डाई का मतलब क्या होगा, हेलोजन कितने होंगे, 2, और बनेगा किससे, हाइड्रोकार्बन से ही बनेगा, यानी एल्केन से ही बनेगा। अब हमें 2 हेलोजन जोड़ने हैं एल्केन में, तो बताइए कितने हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन, सीधी सी बात है। तो जैसे कि यहाँ पर मेथेन है, अब मेथेन से मुझे डाई हेलो एल्केन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 हाइड्रोजन निकालूंगा और 2 हेलोजन जोड़ दूंगा, जैसे 2 Cl जोड़ दी, तो बताओ यहाँ क्या बनेगा,
CH2Cl2, 2 हाइड्रोजन चले गए और 2 क्लोरीन जुड़ गए। इसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। डाइक्लोरोमेथेन हो गया ये, डाइक्लोरोमेथेन या डाई हेलो एल्केन। तो डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट होता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। 11th क्लास में मैं थोड़ा सा ये बता चुका हूँ, हालांकि 11th क्लास में ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि 12th में काम आएगा और कईयों को याद होगा थोड़ा बहुत, तो समझ गए होंगे क्या है। जेम डाई हैलाइड मैंने बताया था, पहले बता देता हूँ। इसका आईपीसी नाम जो होता है वो होता है एल्किलिडिन क्लोराइड, एल्किलिडिन हैलाइड, एल्किलिडिन हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड क्या होता है? जब 2 समान हैलोजन एक ही कार्बन परमाणु के ऊपर उपस्थित हो, जैसे कि CH3 CHXX हैलोजन है ये, 2 समान हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, CH3 CH, यहाँ पर Cl लगा दिया, यहाँ पर भी Cl लगा दिया, तो बताइए जेम डाई हैलाइड है कि नहीं है? बिल्कुल जेम डाई हैलाइड है। 2 हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जेम डाई हैलाइड। आईपीसी नाम लेता हूं एल्किलिडिन, एल्किल, एल्किल कौन सा है? एथिल, तो मैं इसको बोलूंगा एथिलिडिन, लिडिन लग जाएगा पीछे, एथिलिडिन। और हैलाइड की जगह क्या है यहाँ पर? क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा एथिलिडिन क्लोराइड, एथिलिडिन क्लोराइड। या अगर नंबरिंग करके आईपीसी नाम लिखे जाए तो वो लिख सकते हैं, कार्बन यहाँ से नंबरिंग दूंगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो आईपीसी नाम होगा 1,1 डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है, 1 के ऊपर 2 क्लोरो है, 1,1 डाई क्लोरो, 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा? एथेन। तो आईपीसी नाम हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो एथेन। आती है बात समझ में आपको? तो एल्किलिडिन हैलाइड बोलते हैं इसको आईपीसी के अंदर। ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है। चलिए एक और मैं देता हूं आपको, CH3C ClCl बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम आते हैं कई बार। एग्जाम में ये सूत्र दे दिया, पूछा कि इसका नाम बताइए, तो या फिर ये पूछ लिया एथिलीन क्लोराइड का संरचना सूत्र बनाओ। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बनाना आना चाहिए। बताइए मैं इसका नाम क्या लिखूं? आईपीसी नाम करूं तो देखो मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 2 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या लिखूंगा? प्रोपेन। लेकिन अगर मैं इस फॉर्म में नाम लिखूं तो बताइए मैं क्या नाम लिखूंगा? क्या नाम लिखूंगा? आइसो समूह है ये, आइसोप्रोपिल समूह है, याद कीजिएगा। एक ही अपवाद मैंने बताया था आइसोप्रोपिल, जिसके अंदर कार्बन की डिग्री 3 डिग्री नहीं होती, 2 डिग्री होती है। तो देखो इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा आइसो प्रोपिलिडिन, प्रोपिलिडिन क्लोराइड। डाई का उपयोग मत कर देना यहाँ पर, आइसोप्रोपिलिडिन क्लोराइड। ये होता है जेम डाई हैलाइड, जब 2 समान हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेम डाई हैलाइड। आगे बात समझ में आपको? चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड के ऊपर। कईयों को याद आ गया होगा, सेकंड मैंने बताया था विष या निकटवर्ती या सन्निधि डाई हैलाइड, डाई हैलाइड। इसका जो नाम होता है सामान्य, वो होता है एल्किलीन डाई हैलाइड। कई जगह डाई लिखा हुआ भी होता है, कई जगह नहीं लिखा होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता डाई लिखो या नहीं लिखो। एल्किलीन डाई हैलाइड ये क्या होते हैं? 2 समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पे उपस्थित हो, जैसे कि ये CH2Cl CH2Cl, 2 समान हैलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पे उपस्थित हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विष डाई हैलाइड। आईपीसी नाम लिखता हूं मैं सबसे पहले 1 2, क्या होगा? 1 2 डाई क्लोरो एथेन, 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलूंगा? एथेन। और इस टर्म्स में मैं नाम लिखूं तो क्या होगा? एल्किलीन, 2 कार्बन है तो क्या बोलूंगा? एथिलीन।
एथिलीन, फिर लगाऊंगा डाई, डाई हैलाइड की जगह क्या है, क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा एथिलीन डाई क्लोराइड। आती है बात समझ में आपको? सिंपल है यहाँ पर, ये कोई टफ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विस निकटवर्ती सनी डाई हैलाइड किसको बोलेंगे, जब दो समान हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन के ऊपर उपस्थित हो, उसको हम लोग बोलेंगे विस निकटवर्ती या सनी डाई हैलाइड। फिर तीसरे की बात करते हैं, तीसरा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। इसका जो नाम होता है वो होता है पॉली मैथिलीन हैलाइड। शायद आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लिख दीजिएगा ये पॉली मैथिलीन हैलाइड। इसमें क्या होता है कि दो हैलोजन होंगे, समान हैलोजन, वो निकटवर्ती कार्बन पे नहीं होंगे, न ही एक दूसरे के एक ही कार्बन के ऊपर होंगे। जैसे कि मैं बात करूं इस एग्जांपल की, क्या ये जेम डाई हैलाइड है? नहीं, क्योंकि जेम डाई हैलाइड में दो समान हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर उपस्थित रहता है, यानी जेम डाई हैलाइड नहीं है। क्या ये विस डाई हैलाइड है? नहीं, विस डाई हैलाइड में दो समान हैलोजन होते हैं, वो निकटवर्ती कार्बन पे होते हैं, निकटवर्ती कार्बन के ऊपर नहीं है। तो तीसरा होता है अल्फा ओमेगा। तो क्या हो गया अल्फा ओमेगा, कि पहला हैलोजन होगा वो प्रथम कार्बन के ऊपर होगा, और अंतिम हैलोजन होगा वो अंतिम कार्बन के ऊपर होगा। पहला हैलोजन होगा वो पहले कार्बन पर होगा, और दूसरा हैलोजन होगा वो कहां पर होगा, अंतिम कार्बन के ऊपर होगा। जैसे कि यहाँ ये पहले पे है और ये अंतिम पे, या इसको पहला बोल दो तो ये कौन सा हो गया, अंतिम। इसको हम लोग बोले लेते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। नाम लिखते हैं, देखो पॉली, ये लग गया पॉली, पॉली का मतलब दो से ज्यादा, तब हम लोग पॉली का उपयोग करते हैं। तो बताइए कितने, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ट्राई। और जो CH2 समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैथिलीन। याद है, अभी अभी आया था मैथिलीन, डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ था, उसको हमने मैथिलीन बोला। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा ट्राई मैथिलीन, और नाम क्या, क्लोराइड, ट्राई मैथिलीन क्लोराइड। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें देता हूं, उसका नाम इस टर्म्स में लिख के बताना है आपको। CH2Br, CH2, CH2, CH2Br, इसका नाम इस टर्म्स में लिख के बताना है, लिख के मुझे भेजिएगा। आईपीसी की बात करें, सिंपल है, 1 2 3। आईपीसी नाम क्या होगा, 1 3 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो क्या बोलूंगा, प्रोपेन, 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा आईपीसी नाम। 1 3 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्रोपेन। तो डाई हैलाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ये हमने जो पढ़े हैं यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर इसके हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे, निर्माण की विधियाँ, इसके भौतिक गुण और इसका रासायनिक गुण। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। अभी तक हमारा 10,000 पे चल रहा है हैलोजन व्युत्पन्न, तो काफ़ी आगे आ चुके हैं हम लोग चैप्टर के अंदर। अभी भी चैप्टर बाकी है, लेकिन आधे से ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। टेस्ट नया टाइम टेबल आपके आ गया है, हर बुधवार और गुरुवार को आपके वीडियो आएगा केमिस्ट्री का, और जो टेस्ट होगा वो आपको गुरुवार को शाम को 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और रात को 9 बजे तक आपको कॉपियाँ सबमिट करवानी है। 9 बजे के बाद में कोई भी कॉपी सबमिट नहीं होगी, वापस नहीं ली जाएगी कोई भी कॉपी। एग्ज़ाम इस बार 39 स्टूडेंट ने दिया था, जिन्होंने नहीं दिया था उनमें से काफ़ी बच्चों के घर पे मैंने फ़ोन किया है, उनको पता चल गया होगा, और भी फ़ोन जाएंगे अभी। तो जितना हो सके वीडियो देखिए और टेस्ट दीजिए, क्योंकि स्कूल खुलने का अभी कुछ कंफर्म नहीं है। इतना थोड़ा बहुत आप लोग भी सोचते होंगे कि जब 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू का अनाउंसमेंट किया था, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया था कि पूरे देश भर के अंदर लॉकडाउन होगा, उस समय भारत के अंदर केवल 300 केस थे, कोरोना पॉजिटिव केवल 300 केस थे। तो सोचिए, जब 300 केस के ऊपर पूरा भारत बंद कर दिया गया, तो आज की डेट में जो केसेज है वो 70,000 से ऊपर है।
कितने? 70,000। तो क्या आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा? नहीं, इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं मिलती है तब तक ये लॉकडाउन है वो चलता रहेगा, बहुत लंबा चलेगा। जब 300 पे इन्होंने लगा दिया लॉकडाउन तो 70,000 के ऊपर नहीं खुल सकता। कब खुलेगा? जब कोरोना की वैक्सीन आएगी, और वैक्सीन का भी कुछ पता नहीं है। 2 कंट्री है, एक तो इजराइल है और दूसरा है इटली। इन दोनों ने अनाउंसमेंट किया है कि हमने जो कोरोना का वैक्सीन है वो खोज लिया है। उन्होंने एक एंटीबॉडी का निर्माण किया है। उन्होंने सबसे पहले बंदरों के अंदर परीक्षण किया है। एंटीबॉडी क्या होती है? जो कोरोना वायरस होते हैं उसी वायरस को एक जंतु के अंदर डाल दिया जाता है। इसे बंदर के अंदर डाल दिया तो बंदर के शरीर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध होगा शरीर का, वो क्या करेगा? उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है, उस वायरस को ख़त्म करने के लिए। तो वो एंटीबॉडी प्राप्त करने में सफल हो गए हैं इटली और इजराइल के वैज्ञानिक। उन्होंने ये एंटीबॉडी प्राप्त की है बंदर के। अभी बंदर पर ये प्रयोग किया गया है, लेकिन अभी मानव परीक्षण होना बाकी है। मानव परीक्षण 3 ट्रायल के अंदर होता है, 3 चरण होते हैं उसके बाद में तीनों चरण पार करने के बाद में कोई भी वैक्सीन है वो अप्रूव होती है आगे जाने के लिए। तो अभी तक तो केवल बंदर में हुआ है। वो मानव के ऊपर कितना इफेक्ट करता है वो बात की बात है। वो भी उसके 3 ट्रायल होंगे मानव के ऊपर। फिर उसके बाद में अगर वो सफल भी होते हैं तो पूरे देश भर में वो वैक्सीन पहुंचाना, पूरे देश के अंदर वैक्सीन पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। तो वैक्सीन आने में लगभग 1 से 1.5 साल लग जाएगा। वैज्ञानिक यही मानते हैं कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन आ नहीं सकती। अभी हमारे पास में HIV और डेंगू, इन दोनों की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोरोना की कभी वैक्सीन बने ही नहीं। तो खैर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जल्दी खोज ली जाएगी। कोशिश कर रहे हैं वैज्ञानिक सारे, लेकिन अभी इसका कोई इलाज कारगर नहीं है। एक ही इलाज है कि एक दूसरे से दूर रहिए, माउथ मास्क का उपयोग कीजिए और जितना हो सके भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। एक और बात कहनी थी कि 10th और 12th क्लास के एग्ज़ाम अभी होते नज़र नहीं आ रहे हैं। जब भी हो, कई सारे बच्चे हैं वो हथियार डाल के बैठ गए हैं, यानी थक गए हैं पढ़ते पढ़ते के साथ कितना पढ़े, अब तो कोई एग्ज़ाम का कुछ अता पता ही नहीं है। तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हालात के ऊपर डिपेंड करेंगे। हो सकता है हालात सुधर जाएं। राजस्थान के हालात दिनों दिन सुधर रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो राजस्थान के अंदर केवल 1500 पेशेंट ऐसे हैं जो एक्टिव है। एक्टिव का मतलब आप समझते हैं, नहीं समझते हैं, मैं समझा देता हूँ आपको। टोटल अभी राजस्थान के अंदर लगभग 4000 केस आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के टोटल अभी तक, पूरा अगर देखा जाए शुरू से लेके अभी तक। लेकिन 4000 में से कई सारे पेशेंट वापस रिकवर भी तो हुए हैं, सही भी तो हुए हैं, उनको डिस्चार्ज भी किया गया है। तो कुल मिला के 2500 है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी बीमार कितने हैं? केवल 1500 हैं। तो 1500 ही हैं पूरे राजस्थान के अंदर। तो 1500 पेशेंट कोरोना के ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो अभी तक एडमिट हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, उनका इलाज चल रहा है। बाकी केसेस के अंदर लगातार दिनों दिन कमी आ रही है। हमारे जोधपुर में तो बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, लेकिन उदयपुर में वापस बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो एक चिंता के विषय है। हालांकि उदयपुर तो मेरी पूरी कॉलेज लाइफ वहीं बीती है, 6 साल वहीं रहा था मैं उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर की बड़ी चिंता होती है कि वो तो बहुत अच्छी सिटी है, घूमने लायक, बहुत शानदार, जिसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी है। तो वहाँ 3-4 दिन से केसेस बढ़े हैं। बाकी और राजस्थान की बात की जाए तो केसेस क्या हो रहे हैं, थोड़े से कम हुए हैं। काफ़ी हद तक हमने यहाँ पर काबू पा लिया है। तो अगर कंडीशन सही होती है तो हो सकता है एग्ज़ाम 10th के 12th के जल्दी हो जाए। ज़रूरी नहीं CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग हो या क्या हो, लेकिन डिपेंड करेगा कंडीशन के आधार पर। तो हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी तुम्हारे, अगर आपके भाई बहन हैं 10th में 12th के अंदर, तो उनको ये कहना है कि पढ़ाई है वो निरंतर करते रहना है। क्योंकि एग्ज़ाम की घोषणा ये तो पक्का 10 दिन पहले हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो भूलोगे नहीं। क्योंकि मेनली 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर गणित का पेपर बाकी है, और गणित ऐसी चीज़ है जो रटी नहीं जा सकती, समझी जा सकती है, और समझी भी आपके हैं। अगर उसको छोड़ दोगे तो आपके दिक्कत आ जाएगी। तो
तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें लगातार पढ़ाई करनी है। अगर कभी मन का विश्वास कमज़ोर हो तो एलन के अंदर एक गीत था, पिछले 18 साल से वो गीत प्रेरणा का स्रोत बना है मेरे लिए और काफ़ी स्टूडेंट के लिए जो भी वहाँ से पढ़ा है या कहीं से पढ़ा है, जिसने ये गाना सुना है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। तो कभी मन के विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना है, मन को स्ट्रॉन्ग रखना है। चाहे एग्ज़ाम 5 महीने बाद में हो, चाहे 6 महीने बाद में हो, चाहे 7 महीने बाद में हो, चाहे 10 दिन बाद में हो, हमें तैयार होना ही है और तैयार रहना ही है। तो रोज़ पढ़ाई करनी है। जिनके एग्ज़ाम्स बाकी है, चाहे 10th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, और जो अभी 12th क्लास के अंदर आ चुके हैं उनको तो ये पढ़ाई करनी ही है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।